हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग जी। क्या आज आज भी आप लोग शांत ही बैठोगे? चलो। मेरी क्लास में एवरीवन क्लास में क्लास सर के साथ पूरा बताओ अपना प्रॉब्लम। हाँ बच्चे, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है या आपको पता नहीं चल रहा है कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप मुझे बता सकते हो। उसी के रिगार्डिंग में है जो क्लास को है वो उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। सो बताइए। किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। बट प्लीज़ बच्चा पार्टी, आप प्लीज़ क्लास में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शो करें। तभी हम मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो पाएगी। ठीक है, मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो पाएगी। ठीक है, अदरवाइज अगर हम मेरी और आपकी इंटरेक्शन ही नहीं होगी तो फिर हम कैसे एक अच्छी क्लास को, अच्छा एक एटमोसफियर और अच्छा अच्छा कम्युनिकेशन वाली क्लास बना सकते हैं। मैं बच्चे आज ना मैं आपको वेक्टर स्पेस भी बताऊंगा। मैंने आज सोच के लाया हूँ ना आपके लिए। मैंने एक चीज़ बिल्कुल सोचा है कि मैं आज से आपका बिल्कुल बेसिक से पहले मैट्रिसेस से स्टार्ट करूंगा। वेक्टर स्पेस भी बता दूंगा बच्चे। लीनियर कॉम्बिनेशन जो पहली क्लास थी वो एज अ डेमो क्लास थी, है ना। उसको मैंने छोड़ दिया। आज से आपकी पहली क्लास स्टार्ट होती है, कोर्स की क्लास स्टार्ट होती है। उसमें मैं आपको स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, जिसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है। मैट्रिसेस से स्टार्ट करके मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तक लेके जाऊंगा। अगर क्लास के बीच में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हमारा खत्म हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पे ले जाऊंगा। बिकॉज ये पूरा सेक्शन है मैट्रिसेस का। अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो उसके बीच में मैट्रिसेस का पार्ट, जिसमें रैंक इंक्लूड है, जिसमें इक्विवेलेंट फॉर्म इंक्लूड है, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इंक्लूड है, आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज एंड एज वेल एज क्ले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये पार्ट हमारा पूरा सेक्शन वाइज पार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो सिलेबस लीनियर अलजेब्रा का सिलेबस है वो इसी पोर्शन में कवर हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट तो मैं यहीं से करूंगा। और बेटा आपका जो वेक्टर स्पेस वाला पार्ट है ना वो भी मैं अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आप सबको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? स्टार्ट करें। अगर आपको लगे कि मैं कभी भी तेज पढ़ा रहा हूं या मैं फास्ट कोई चीज़ों को कवर करवा रहा हूं तो आप मुझे उसी टाइम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को पूछते रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी जो है कंसेप्ट के प्रति अच्छी होगी। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। एक बार बता दीजिए बच्चा पार्टी। स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सर कॉलेज टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल कॉलेज टॉपिक से। ठीक है सर, ऐसा बता दीजिए लाइफ टाइम याद रहे और नेट में भी काम आए। हाँ बच्चे, मैं ऐसा पढ़ा दूँ। आप ऐसा करना, आप एक काम किया करना, जो बच्चा भी क्लास देख रहा है ना, आप एक काम करना। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूं ना, आप घर पे जाके जब क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, आप घर पे जाके एक बार नेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर इस क्लास के बाद आपसे नेट के क्वेश्चन ना बने तो आप कहना सर नहीं नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह रही है। ठीक है, आप कह रहे हो कि स्कूल टाइम मैथ्स तो खुद से हो जाएगा। हाँ ओके, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको कुछ कुछ चीजें पूछता जाऊंगा। अगर आप उसके आंसर देते चलोगे तो मैं उस टॉपिक को छोड़ता हुआ चलूंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मैट्रिसेस को ऐड करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आप बोलूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस कैसा दिखता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस आ जाता है, हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है। इन मैट्रिसेस की बात करके हम धीरे धीरे उसकी तरफ आगे लेके चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। अगर जो भी आपको डाउट आएगा आप मुझसे पूछते चलना, मैं आपको बताते चलूंगा। आ जाओ। क्योंकि जो हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं या किसी और मैट्रिसेस की बात करें, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है। बट आपको बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना बच्चे। अगर आप बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे? नॉट पॉसिबल।
चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, अब आपको इतना पता है, आप सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, क्या जो दो मैट्रिसेस होते हैं, क्या उनकी प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होती है? पहली बात ये कि सपोज करो, पहला क्वेश्चन मैं आपसे सिंपल पूछता हूं, उसके बाद मैं प्रोडक्ट पे जाता हूं। सपोज करो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसका जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n का है, और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस l का है। अब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब करेंगे? पहले ये बताओ, क्या कंडीशन है जब ये दो मैट्रिक्स अपने आप में मल्टीप्लाई कर जाएंगे? बहुत बेसिक है, स्कूल लेवल का है। बताइए मुझे इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जिसको पता होगा बेटा, देखो शर्माने वाली बात नहीं है, फिर बोल रहा हूं। एन एंड आर एन सी, आर सेम होने चाहिए, मैं रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए। अच्छा, आप क्या इसके कोडिंग बताओगे? आप ऐसा बोलो जहां तो पहले की रो, नहीं नहीं बच्चे, कुछ उल्टा बोल रहे हो आप। रो कॉलम, फिर तो आप तो हर मैट्रिक्स को स्केयर बनाने की कोशिश कर रहे हो। हर मैट्रिक्स स्केयर थोड़ा ना होता है। हाँ, ये बेटर रहेगा कि अगर आप पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो, अगर उसको इक्वल कर दोगे, तब जाके दो मैट्रिक्स जो है अपने आप में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड द कॉलम ऑफ द सेकंड, नहीं 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 बच्चे, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एन इज इक्वल टू एम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एन इज इक्वल टू एम होगा, सॉरी एन इज इक्वल टू पी होगा, कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रो के साथ, तब जाके दो मैट्रिक्स अपने आप में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर है ना? मुझे लग गया पता कि आपको ये पता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करें, क्या वो हमेशा इक्वल आती हैं कि नहीं? अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स अपने हिसाब से ले लूं, क्या उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इक्वल आती हैं? एक बच्चे ने कह दिया कि सर नहीं नहीं आती, नॉट ऑलवेज। बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको नहीं आती, मतलब अगर नहीं पता है, पता भी है, तो आप एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। आप इसकी एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में जरूर लिखें कि कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जिसके बिहाफ पे हम ये बात कह सकते हैं, जैसे कि हाँ, इट्स नॉट कम्यूटेटिव ऑलवेज, एग्जैक्टली एग्जाम्पल इज, अगर आप ये एग्जाम्पल लेते हो 1 0 0 0 और दूसरा मैट्रिक्स लेते हो आप 0 1 0 0, तो अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक साइड नॉन जीरो मैट्रिक्स मिलेगा और एक साइड जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है ना? अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, ट्रांसपोज का आप सबको पता होगा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, सबको पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ट्रांसपोज क्या चीज है, क्या आप सबको पता है ट्रांसपोज क्या होता है? ये सुनो, यस सबको पता है पक्का? चलें आगे फिर। कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना पता हो तो वो मुझे क्लास में बता सकता है ट्रांसपोज के बारे में। कोई भी ऐसा बच्चा हो, ये मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन कीजिए। ओके, जैसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, बाकी बच्चे प्लीज क्लास में रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है बच्चा पार्टी, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जब मैं रो, कोई बात नहीं अभी याद आ जाएगा, तभी तो मैं क्लास बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूं चीजों को, बिल्कुल बेसिक से, कि आपका बेसिक पहले कवर हो जाए, तभी आप एग्जाम्पल या क्वेश्चन लिख सकते हो ऑप्शन में जाके। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी रो को कॉलम बना देना। मतलब जैसे जैसे हम क्या करते हैं हम, हमारे एक मैट्रिक्स बनाया ABCDEF और GHI, मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया ये वाला। अब देखो मेरे पास
ये मेरे पास, आपको पता है कि ये वाली आपके पास पूरी की पूरी रो होती है और ये वाली आपके पास कॉलम्स होती है, यस और नो? ये हमारी रोज, ये हमारी कॉलम्स। जब हम जब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब है कि जो आपकी रो है ना, वो अब कॉलम बन जाए। आपकी जो रो है ना ये वाली, ये कॉलम बन जाए, बस यही काम है ट्रांसपोज का। ठीक है, मतलब हमारी रो सर एबीसी थी, तो इसको कॉलम बना दो ना बच्चे। सेकंड रो है, इसको कॉलम बना दो। थर्ड रो है, इसको कॉलम बना दो। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। इसे कहते हैं ट्रांसपोज करना। जब हमारे पास रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए, उसे कहते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप सबको पता ही है, वो हम लिखेंगे भी, बट एक क्लियर होगा सबको? बताइए। यस, पक्का? जो बच्चा भी है, जिसको भी डाउट हो पूछ सकता है मुझसे। आ, जो बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं क्लास में, सैमसंग आंसर दे रहे हैं, एबी दे रहे हैं, और एक जो बीवो नहीं आंसर दे रहे हैं। बच्चा आप भी बताओ। ठीक है, एक नामी नू करके बच्चा है, वो भी आंसर नहीं दे रहा है क्लास में, तो प्लीज अपने आंसर जरूर बताएं मुझे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है कि आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपने किसी का ट्रेस लिया, मैं आपसे कुछ कुछ टर्म्स पूछते जाऊंगा, आप मुझे बता देना ट्रेस किस किस बच्चे को पता है। ट्रेस किस किस बच्चे को पता है? व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस क्या होता है? बोलो, व्हाट इज ट्रेस? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, बहुत बढ़िया। यही चीज बोल रहा हूं मैं, कि जब हम डायगोनल एलिमेंट पे काम करें। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं सर? डायगोनल एलिमेंट वो होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश बच्चे। जब हम यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख रहे हैं, यहां पे ए ई एंड आई ये हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं। और जब हम ट्रेस की बात करते हैं, तो ट्रेस इन सब को ऐड कर देता है। ए प्लस ई प्लस आई, इसे कहते हैं ट्रेस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक है। अब ट्रेस की एक और खासियत यह है कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को ऐड भी करोगे और उसको अलग अलग भी कर दोगे, तब भी ट्रेस जो है हमेशा क्या होता है? सेम रहता है। बट अगर पर आपको एक चीज ट्रेस की नहीं पता होगी, वो क्या है? ट्रेस में खासियत होती है साइक्लिक चीज बनाने की, साइकिल फॉर्म करने की ट्रेस में कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा कि ट्रेस इज इक्वल टू ए बी सी, ये किसके इक्वल होगा? अब आप इस साइकिल को, सी को आगे लेके आ जाओ, ए की जगह पे क्या बन जाएगा? ये सी ए बी। और फिर इसको आगे लेके आ जाओ, ये बन जाता है ट्रेस ए बी सी ए। और लास्ट में फिर आगे लेके जाओ, फिर आपको सेम वही चीज मिल जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी। तो ट्रेस की ये बहुत खासियत है, और ये क्वेश्चन नेट में ऑलरेडी आ चुका है इस ट्रेस के ऊपर, इस साइक्लिक, इसकी साइक्लिक फॉर्म करने के ऊपर। वो था ट्रेस ए बी ए बी। ठीक है बच्चा पार्टी, ट्रेस में ये भी होती है खासियत। ओके, अब मुझे बताओ कि किस किस बच्चे को सिमेट्रिक मैट्रिसेस का पता है, कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस? कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, बताइए। नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप जरूर बताएं कि आपको पता है कि नहीं पता है। ट्रांसपोज को ए के इक्वल कर देना, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया। और किसको पता है कि ए, जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं, सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक भाई साहब मुझे कहते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है। यस और नो? यस। अगर आपको ये पता है, तो आप मुझे ये बात बता सकते हो कि इसके डायगोनल एलिमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है
कि नहीं होती, कि ये फ्रीडम है, ये आर्बिटरी है, कुछ भी ले सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। बहुत बढ़िया बात है। क्यों ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा? यहां पे ना इसके बीच में एक इक्वेलिटी वर्ड ऐड किया है, ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि जितने दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं, पहली बात उनका ऑर्डर सेम हो, मतलब अगर एक 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का हो, एक 3 क्रॉस 3 का है तो दूसरा भी 3 क्रॉस 3 का हो। ये होने चाहिए पहले, बिल्कुल ठीक बात है। और हर एक एलिमेंट अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी तुम्हें बताऊंगा इस केस में। जैसे कि यहां पे मैंने लिखा, एक मैट्रिक्स लेके आया मैं, देखो मैंने लिया ABCDEFGHI। अब मैं करूंगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मुझे पता है रो बन जाएगी कॉलम और कॉलम बन जाएगी रो। तो ये क्या बनेगा? यहां आएगा ABCDEFGHI। क्लियर? बिल्कुल। अब ए इज इक्वल टू ए, नो प्रॉब्लम सर। बी इज इक्वल टू डी होगा। अगर किसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बनाना चाहते हो तो उसमें बी जो है वो डी के इक्वल ही आएगा, फिर सी जो होगा वो जी के इक्वल आएगा। मैं तो बात तो ठीक है। फिर डी जो होगा वो बी के इक्वल ऑलरेडी आ चुका है, उसने भी यही बता रहा था। ई तो ई के इक्वल है ही है। अब जो एफ होगा वो जी के इक्वल आ रहा होगा, एक्चुअली एफ होगा जो एच के इक्वल आ रहा होगा। एफ इज इक्वल टू एच। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एच हो गया। अब जी जो है ऑलरेडी सी के इक्वल दे रखा है, हमने यहां लिख रखा है। एच एफ के इक्वल दे रखा है और आई तो आई के इक्वल होता है। अब ये मैट्रिक्स क्या बना होगा? रियलिटी में चेक करते हैं मैट्रिक्स क्या बना होगा। अब ये मैट्रिक्स जो बना है रियलिटी में, ए, हाँ जी, यहां बी और यहां पे भी बी आएगा। यहां पे अगर ई था, यहां सी और यहां पे भी सी होगा। यहां अगर एफ है तो यहां पे भी एफ ही आएगा बच्चे। तो इसे कहते हैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं सिमेट्रिक केस के लिए। आप अब किसी भी मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हो कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। क्लियर हुआ बच्चे कि नहीं? ये सुनो, क्या ये चीज सबको क्लियर हुई? क्या होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी पहचान क्या है? अब यहां नोटिस कीजिए कि इनके डायगोनल पे ना बच्चे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकते हैं, अर्बिट्ररी है ये। जीरो हो, नॉन जीरो हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, मैटर ही नहीं करता। क्लियर बच्चा पार्टी सबको? क्या सबको क्लियर हुआ कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस? यस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ए बी सैमसंग बेटा अपना नाम बताओ, मुझे नाम नहीं पता है, तो नाम बताइए अपना। और ए बी का बच्चा है वो भी अपना नाम बताए। और क्योंकि तभी मैं आपको आपका नाम प्रोनाउंस कर सकता हूँ। ठीक है? जो ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी अगर मुझे नाम पढ़ने में, मेरी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना। ठीक है? हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं आजकल, आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप स्क्यू सिमेट्री की बात करते हैं ना, अब स्क्यू सिमेट्री तुम्हें क्या कहता है? स्क्यू सिमेट्री कहता है कि तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट ना जीरो ही होंगे हर बार। तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। मैं इस बात को मान लूं कि याद कर लूं, आई थिंक समझना बेटर रहेगा। मैथ्स में याद करने वाला कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग ही हर चीज होती है। अगर हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो हम पेपर में प्रूफ लिख पाएंगे। ठीक है? फिर आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको स्क्यू सिमेट्री का नहीं पता है तो आप उसकी डेफिनेशन डिफाइन ही नहीं कर सकते। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, और क्यों वो कहता है कि मेरे डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट ही आएंगे, अभी चेक करते हैं एक सेकंड में। किसी को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल में जीरो एलिमेंट ही क्यों आते हैं? किसी एक को बच्चे को पता हो, किसी को भी? किसी को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट्स में जीरो एलिमेंट क्यों आते हैं? सिर्फ जीरो ही आते हैं और कोई नहीं आता। किसी को पता है? ये सुनो जल्दी से।
नहीं पता, इट्स ओके, पर बताइए तो सही। सर क्योंकि उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स का ऊपर का एलिमेंट्स, उसके बाद फिर डायगोनल एलिमेंट्स का जो लोअर वाला एलिमेंट्स किसी है, को नहीं दे आर पता है? नेगेटिव। अगर सर आप सर आंसर नहीं दिया करोगे, मैं मान लूंगा कि आपको लोगों को नहीं पता है, फिर ठीक है। पक्का? डन। हाँ जी, बोलो बच्चे। नो आइडिया, ठीक है, इट्स ओके। आज आपको आइडिया होगा। देखो, ये है तो स्कूल लेवल का ही हमारा मैट्रिसेस ना। ये हमारा है तो स्कूल लेवल का ही मैट्रिसेस। सर, बिकॉज द एलिमेंट अबव द डायगोनल मैट्रिसेस एंड बिलो द आर नेगेटिव टू ईच अदर। अबव और बिलो से वो ठीक है। नो नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ठीक है। बट डायगोनल की बात आपने छोड़ दी। आपने ऊपर वाला बिल्कुल ठीक बोला। बिलो और अबव नेगेटिव साइन में होंगे, डायगोनल सेम हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। अभी हम देखते हैं कैसे। बहुत बड़ी डेफिनेशन, शाबाश बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। जब मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाया, जब मैंने एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाया, अब स्क्यू सिमेट्रिक वाले भाई साहब मुझे कहना क्या चाहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मुझे कहता है कि यार सिंपल सी बात है कि ए का नेगेटिव टाइम हो जाना ए ट्रांसपोज के। ए का नेगेटिव टाइम हो जाना ए ट्रांसपोज के। ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और हम हर बार ए सिंपल सा मैट्रिक्स ले रहे हैं कि हमें दिक्कत ना हो। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका ट्रांसपोज किया। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे पता है कि रो कॉलम बन जाएंगी और कॉलम जो है वो रो बन जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि हर एलिमेंट एक दूसरे अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होता है। वाई? बिकॉज इसके बीच में इक्वेलिटी का साइन लगा हुआ है। ए किसके इक्वल सर? माइनस टाइम ऑफ ए के। मतलब ए इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ ए आएगा। मैं कहा हाँ जी। अगर मैं इसको राइट साइड ले गया तो क्या बनेगा? टू टाइम ए इज इक्वल टू जीरो, और ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। बिल्कुल। पहला डायगोनल तो हो गया जीरो। बी किसके इक्वल है सर? बी है, बी इज इक्वल टू माइनस डी के। सी किसके इक्वल है? सी इज इक्वल टू माइनस जी के। और डी और बी का रिलेशन हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। डी इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम बी। ई क्या बनेगा? ई इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ई, मतलब ई इज इक्वल टू जीरो। ये हम नहीं डिफाइन कर रहे, ये मैट्रिक्स खुद से बता रहा है कि उसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो ही हैं और एग्जैक्टली जीरो आ रहे हैं। और सिमिलरली फॉर आई एज वेल, आई के लिए भी क्या बनेगा? जीरो ही मिलेगा। आई के लिए क्या बनेगा? जीरो ही मिलेगा। और अगर बात करूं मैं एफ और जी की, तो एफ क्या होगा? एफ इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम जी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैट्रिक्स बना कैसा है ये, तो अगर इस मैट्रिक्स को बनाना हो तो ये मैट्रिक्स बनेगा बच्चे मेरे पास जीरो जीरो जीरो। यहां पे अगर बी लिखूं तो यहां पे नेगेटिव बी लिखना पड़ेगा। अगर यहां पे सी लिखूं, यहाँ नेगेटिव सी लिखना पड़ेगा। अगर एफ लिखूं तो यहां पे नेगेटिव एफ लिखना पड़ेगा। तो ये एक बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हम कोई भी चीज याद नहीं करेंगे, हर चीज को समझेंगे, तभी हम इसको आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे। तभी आप, जो मैं चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे जाके, तभी आप रिलेट कर पाओगे उन चीजों के साथ। डन बच्चे? क्लियर है? क्योंकि आपके सिलेबस में स्टार्टिंग ही रैंक से की है। मतलब रैंक इज, आप वो मैट्रिक्स वाले पार्ट को पूरा छोड़ के सीधा रैंक पे लेके जा रहा है। तो अगर आपको मैट्रिसेस का पीछे वालों का नहीं पता होगा ना, तो आगे जाके हमें दिक्कत होगी। डन? सबको समझ आ गया कि वाई स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं? पक्का? क्लियर?
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। सो किसी को डाउट है तो आप फ्रीली यू कैन आस्क, आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ आगे। आप लोगों में से किस किस ने आज तक कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है? व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? अभी तक बच्चे मैं कोई प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि सैमसंग, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होंगी, आइबोटेंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती हैं, निलपोटेंट मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहले आपको बेसिक बता रहा हूँ, जस्ट बेसिक ओवरव्यू। व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? एनी आइडिया किसी को भी क्लास में? कोई बच्चा भी? एक खासियत होती है ऑर्थोगोनल के बीच में, और ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज इक्वल, कुछ थोड़ा सा मुझे थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सा एरर है, बस बिल्कुल थोड़ा सा एरर। आपने 2 बार ट्रांसपो यूज कर दिया है, आई थिंक आप कुछ और लिखना चाहते थे उस जगह पे। बाकी ऑलमोस्ट ठीक है, आप कुछ और लिखना चाहते थे उस जगह पे। इट्स ओके। जब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल की, जब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल की, पेपर में आपको, आपके मेंस में क्वेश्चन आ गया कि प्रूव दैट सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल और नोट। तो कैसे करोगे? पेपर में ऑप्शन में, पेपर में क्वेश्चन ही आ गया कि सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल और नोट, कैसे प्रूफ करोगे? तो पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि रियलिटी में डेफिनेशन कहना क्या चाहती है हमें, उसके बाद तो हम प्रूफ लिख पाएंगे ना। ऐसा नो, यस। तो ऑर्थोगोनल की मैट्रिक्स डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बनना चाहता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बनना चाहता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, ये तो पता है, ये तो हमें पता ही है, बट आपको खासियत नहीं पता होगी इसकी कि यहां पे जो ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, वो यहां पे ए इनवर्स का काम कर रहा है। जो आपने यहां पे ए ट्रांसपोज लिखा, वो ए इनवर्स का काम कर रहा है। कैसे? कैसे इस चीज को माने हम? तो अगर आपको पता है कि अगर हम बहुत एक बेसिक मैथ्स की बात करें, वी आर कंसिडरिंग एज अ आइडेंटिटी एज अ वन, तो अगर मैं टू के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे वन मिल जाए, मैं टू के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे वन मिल जाए? सर 1/2। तो 1/2 क्या है? इनवर्स ही तो है, किसका? टू का। तो वही तो वो लिख रहा था कि ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि मुझे वन मिल जाए, दैट इज ए इनवर्स। बट वहां पे लिखा क्या था उसको? ट्रांसपोज। और यही पेपर में एग्जांपल आ जाती है कि जब व्हेन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, तो वो क्या होगा? दैट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल। इस एग्जांपल बिल्कुल एग्जांपल हो जाएगी। अब देखो, अगर हम एक सिंपली बात करें, एक नॉर्मल बात करें, कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक, है ना, पेपर में इज नॉट पॉसिबल कि पहले आप ए निकालो, फिर आप ए का ट्रांसपोज करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर आइडेंटिटी आ जाए। नहीं, हम थोड़ा आसान करते हैं। मैं आपको और आसान बताता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल बनता कब है। ये तो कंडीशन है ही है, ठीक है, असाइड करो इसको। अब हम एक और चीज इसके साथ ऐड ऑन करते हैं, क्या? कि सपोज करो कि मेरे पास बचे दो ना, मैट दो मेरे पास, जैसे यहां पे रो वन है, यहां पे कोई रो लिखी होगी, यहां पे कोई रो दूसरी लिखी होगी, R2 लिखी होगी, यहां पे कोई रो तीसरी लिखी होगी, R3 लिखी होगी। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहता है कि जब आप रो वन को रो वन से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वन आना चाहिए। रो वन को अगर रो वन से ही मल्टीप्लाई करोगे आंसर वन आना चाहिए। मैं कहा ठीक है। कहता अगर रो वन और रो R2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो आना चाहिए।
और जब रो वन R3 से मल्टीप्लाई करे तब भी आंसर जीरो ही आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, या दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमें कोई ए ट्रांसपोज करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल करते हैं, बहुत मजा आएगा एग्जाम्पल में। मैंने बोला यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा जीरो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, जीरो जीरो वन। अब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं? सिंपल सी बात है सर। दिस इज रो वन एंड दिस इज रो टू एंड दिस इज रो थ्री। व्हेन रो वन इज मल्टीप्लाई विद रो टू, विच मीन्स जब कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा साइन थीटा प्लस जीरो। आपस में कट गया, आंसर क्या बना? जीरो। ठीक है, ओके। R1 जब R3 से मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो जीरो मिलेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो जीरो मिलेगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो जीरो मिलेगा। क्या मिला मुझे? अगेन जीरो। अब सिर्फ एक नीचे रहेगी चेक करने के लिए, क्या? R1 को R3 से, R1 को R1 से, सॉरी। कोस जब कोस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला मुझे? कॉस के थीटा। साइन जब साइन से मल्टीप्लाई हुआ क्या मिला मुझे? साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मिला आंसर? वन। क्या है ये? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इसमें क्या होगा? ए ट्रांसपोज आपका ए इनवर्स के इक्वल आएगा। समझ आया कि नहीं बच्चे? आप बताओ रिलेशन बना कि नहीं? अब अब मैं आपको बताता हूं जो हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं। सबको क्लियर हो गया बच्चे? कोई क्लास में ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हुआ हो? आपके जितने भी बेसिक्स होंगे मैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है? जब आप स्ट्रॉन्ग बेसिक के साथ चलोगे ना आगे, फिर आप देखना कि आपकी आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होती है चीज़ों के साथ। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और आपकी नॉलेज में हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलेगी आपको, अगर आप मेरे साथ रिवाइज और पढ़ के आ रहे हो डेली बेसिस पे। तो आप बताइए, सबको क्लियर हो गया? जल्दी से। बोलना तो आपको पड़ेगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा, नहीं तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। सब बच्चे बताएं एक बार, बच्चे समझ आ गया सबको? ठीक है, ठीक है। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब मेरा आपसे सिर्फ सिंपल यही क्वेश्चन है बच्चे, कि अब हम डिस्कस करते हैं सम ऑफ पहला थ्योरम, थ्योरम यही होती है, सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन मैट्रिक अगेन ऑर्थोगोनल और नॉट। अब इसका हम प्रूफ करके चलते हैं, क्या होगा कि नहीं होगा। इसको कैसे हम पेपर में प्रूफ करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन हमने समझ ली, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसी का यूज करेंगे हम, है ना? तो मैंने बोला प्रूफ, गिवन दैट ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। हो गया? हाँ बच्चे, रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगा, अगर आपको बिजी हैं आप तो आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी,
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सिमिलरली बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दो कंडीशन थी क्योंकि ऑर्थोगोनल उसने दे रखा था। अब उसकी बात आ गई। क्लियर? आई होप ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे ना एक मिनट देना मुझे बस। सबको विजिबल अच्छे से? आई थिंक ये ठीक रहेगा। दिस इज बेटर नाउ। ठीक है ना? सो सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट, कह लो वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट। चलो आ जाओ आगे। आप ये चीज मैं आगे लिख देता हूँ, ज्यादा होच पोच ना हो जाए। ठीक है? नाउ सो ए, इफ इफ ए प्लस बी is orthogonal, then a plus b and a plus b transpose, that is equal to identity matrix by definition of, यहां पे लिख देना by definition। हमने डेफिनेशन का यूज किया है यहां पे। ठीक है? सो अगर मैं इसको ओपन अप करूंगा तो याद रखना यहां पे लिखना है हर चीज जो आप एडिशनली लिख रहे हो वहां पे आपने ब्रैकेट लगा के लिखना है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या बनेगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको इसका मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिला? ए ट्रांसपोज प्लस ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एज यू नो दैट A and B already are orthogonal matrices, or if A and B are orthogonal matrices, which means that A transpose is equal to identity matrix and B transpose is equal to identity matrix, which means that ये क्या बन जाएगा मेरे पास? आइडेंटिटी प्लस ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पे क्या लिखोगे? ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। जो जो एडिशन की हमने साथ में लिख दिया उसको एक्स्ट्रा। अब आपने क्या किया सर? यहां पे किया ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज टू टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप इस आइडेंटिटी को इधर ले आए तो क्या बना हमारे पास? दिस इज फाइनल। ए इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स then its a plus b is only orthogonal when a b transpose b a transpose plus a identity is equal to 0। जब ये चीज होगी तब जाके आपकी a plus b भी ऑर्थोगोनल होगी, हमेशा नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि अगर a ऑर्थोगोनल है b ऑर्थोगोनल है तो उनकी सम भी ऑर्थोगोनल होगी, ये बात नहीं कह सकते आप। उसके पीछे कंडीशन ये वाली अप्लाइड है। अब बताओ समझ आया कि नहीं आप लोगों को? अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। इस तरह से बच्चे आप प्रूफ लिखते हो कब? जब आपको डेफिनेशंस क्लियर होती हैं। प्रूफ तो आप लिख लोगे, प्रूफ लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है,
बट पहले आप डेफिनेशन अच्छे से क्लियर करो। बच्चे क्लियर हो गया सबको? क्या सबको क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो एक बार। पक्का? एक बच्चा। कौन कौन प्रेजेंट है अभी क्लास में? चार बच्चे प्रेजेंट है, बाकी कहाँ गए, भागे? पांच प्रेजेंट हैं। वीवो आपको बच्चा समझ आ रहा है? सैमसंग का आंसर आ चुका है। नामीनू का आंसर नहीं आया अभी। तुका का आंसर नहीं आया अभी। तो बेटा आप बताओ कि आपको समझ आ गया सब दोनों को? एक बार कंफर्म कर दो। जी। वीवो अपना नाम बता दो आप भी। ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जब भी आप घर पे हों, सर मिडिल में आप क्वेश्चंस पूछिए हमें। सर मिडिल में आप भी क्वेश्चंस पूछिए हमें। हाँ बच्चे वो तो मैं पूछूंगा ही। सर मेरे इधर नेटवर्क इशू हो रहा है तो सब ब्लर दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कंडीशन बना ली। बच्चे नामिनू आप प्लीज रिकॉर्डिंग सेशन जरूर देख लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैं क्लास को उसी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट पे बात करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि अगर मैं आपको घर से क्वेश्चन दूंगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ऑर्थोगोनल, ये प्रूफ करके लाओगे घर से? ये बताओ। रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ से देखेंगे? रिकॉर्डिंग वीडियो बच्चे आप सर से बात करना, सर बताएंगे आपको। बिकॉज ये जो लेक्चर, जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड होते हैं। जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि इससे पिछले वाला लेक्चर भी रिकॉर्ड हुआ था, और ये भी रिकॉर्ड हुआ होगा, हो रहा होगा। ठीक है। तो लेक्चर रिकॉर्ड हमेशा होते हैं। तो आप सर से जरूर पूछें कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे, तो सर आपको दे देंगे। सर के पास एसेस होगा इस चीज़ का, मेरे पास एसेस नहीं है बच्चे इस चीज़ का। हाँ जी। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं कल जब क्लास होगी, मैं डेली आपकी क्लास 8:30 होगी अब से, 8:30 9:30, 1 आवर क्लास रहेगी आपकी। आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप घर से पक्का करके लाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, इफ ए इज ऑर्थोगोनल, if A is orthogonal matrix, then KA is also orthogonal. K is orthogonal matrices. For what condition? For for what value of K? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है, तो K की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, फिर से एक्सप्लेन करूं? फिर तो आज की क्लास फिर उसी में खत्म हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चे कि जैसे कि चलो मैं इस क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं क्वेश्चन खुद प्रूफ करवा देता हूँ ये। जब भी हम ऑर्थोगोनल की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि अगर मैंने कहा कि दिस मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, दिस मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, इस बात का मतलब है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज होता है ना बच्चे, यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज होता है वो ए इनवर्स का काम कर रहा होता है। तो मैंने हमेशा एक बात बोली है कि आप इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पेपर में, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, किसी भी पेपर में, नेट के बैठे हो या किसी और पेपर में बैठे हो, या आप ही अब ऑप्शन पेपर में बैठे हो, तो आप दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है हमारे लिए। सबसे बेस्ट होता है कि आप रो वन और रो वन को मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर वो वन आ जाता है,
R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके देख लो, वो जीरो आना चाहिए। और R1 को R3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो जीरो आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप कह दोगे कि हाँ, दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है। जैसे कि मैं नेक्स्ट चीज यहां पे बात कर रहा था, इस क्वेश्चन से आपको बड़ा ज्यादा समझ आ जाएगा, इसमें आपकी क्लैरिटी बन जाएगी सारी की सारी। ठीक है। आ, जैसे हम इसका प्रूफ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे वो समझना अच्छे से। कहता है ए इज इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सो गिवन की क्या क्या दिया गया हमें, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, which means which means A transpose is equal to A transpose A, that is equal to identity matrix. ठीक है। सो के ए इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, which means के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सॉरी, के ए के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है। ऑब्वियसली अब मैंने क्या करा कि जब भी हमारे पास जो के है ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, सो के ऑफ ए इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। आपने अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि सर के ऊपर ट्रांसपोज क्यों नहीं आया, बिकॉज के इज अ नंबर, नंबर के ऊपर ट्रांसपोज नहीं आता, मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज आता है, और ए मैट्रिक्स है, के मैट्रिक्स नहीं है, के नंबर है। के इज अ नंबर, नंबर के ऊपर कभी भी ट्रांसपोज नहीं आता है। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मुझे दे रखा है एग्जैक्टली exactly, मैंने मल्टीप्लाई इन दोनों को कर दिया, ये बना के स्केयर ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। वी ऑलरेडी नो दैट कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, विच मींस दैट के स्केयर आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। अब मैंने ये वाला आइडेंटिटी जो है लेफ्ट साइड पे ले लिया, तो क्या बनेगा यहां पे, यहां बनेगा केस के स्केयर माइनस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो जीरो होगा नहीं, तो होगा क्या, के स्केयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, के स्केयर इज इक्वल टू वन एंड के इज इक्वल टू प्लस माइनस के वन। अगर जो आपने के ए मल्टीप्लाई किया है या तो के वन हो या तो के माइनस वन हो, तभी वो ऑर्थोगोनल हो पाएगा, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अब बताओ समझ आया कि नहीं। प्रूफ में कोई चीज समझ ना आई हो तो मुझे बताओ। क्लियर सबको, किसी को डाउट हो, ये भी बच्चा अगर आपको डाउट है तो बताओ मुझे। आई नो आप लोगों के वहाँ नेटवर्क इश्यूज हैं जैसे आप लोग मुझे बता रहे हो। ठीक है। बट अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, प्लीज़ अपना ज़रूर आंसर दें। अगर आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है, डन सर, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात बच्चे। सो इसी के साथ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपने अच्छे समझने हैं बच्चे। आ जाओ। अब दो तीन कंडीशन हम और समझते हैं, जैसे हमने ऑर्थोगोनल आज हमने कर लिया। ठीक है। एक पार्ट ऑर्थोगोनल के बाद जिसे हम पढ़ते हैं, दैट इज आइपोटेंट, इलेमेंट्री एंड निलपोटेंट मैट्रिसेस। ठीक है। अब इनमें क्या खासियत होती हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है। जब भी हम एक आइपोटेंट मैट्रिसेस की बात करते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा पहले भी, इस मैट्रिक्स के बारे में कोई बेसिक है पूरा का पूरा। ये मैट्रिक्स क्या है प्लीज, आप लोगों को मैं फिर बता देता हूँ कि अगर जैसे अब आज पहली क्लास थी हमारी बेसिक्स की, तो आप एक काम कीजिए, आप प्लस टू वाला मैट्रिक्स ना कल पढ़ के आना अच्छे से।
जिसमें आप रैंक के बारे में पढ़ते हो, जिसके बारे में आप इक्वल फॉर्म के बारे में पढ़ते हो, और उसी के साथ साथ आप जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हो। तो वो चीज़ें आप पढ़ के आए घर से। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। फिर आप मेरे साथ बातें कर सकते हो, समझ मुझे नहीं नहीं सर ऐसा भी हो सकता है सर वैसे भी हो सकता है। जब तक आप अपनी इनपुट नहीं डालोगे ना बच्चे, तब तक आप ऑप्शन के रेडी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। थैंक यू बच्चे। और अगर डेली आओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, मेरे को 7 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, और मेरा हमेशा से एक ही रूल रहा है कि मैं कभी मैथ्स को याद नहीं करवाता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा 2 बार JRF क्वालिफाई ऑलरेडी है विद ऑल इंडिया रैंक 81 के साथ। सो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ो तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। आपको इंजॉय करोगे कि यार मैथ्स कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है। मैथ्स में हर एक चीज़ के पीछे एक फैक्ट है, और वो फैक्ट मैं आपको हर एक बताऊंगा कि ये चीज़ ऐसे रिलेट हो रही है, इस तरह से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। आ जाओ। अब हम बताते हैं आइबोडेंट के बारे में। आइबोडेंट क्या कहता है, कहता है ए स्केयर इज इक्वल टू आई होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं 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 नहीं, ए स्केयर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, आई नहीं, ए स्केयर इज इक्वल टू ए होना चाहिए। बहुत बढ़िया ना मीनू, बहुत बढ़िया बेटा। ए स्केयर इज इक्वल टू ए आना चाहिए। कहता अच्छा, कहता ऐसे मैट्रिक्स शक्ल में कैसे होते हैं, क्या उनका कोई चेहरा होता है कि ऐसे ही कोई याद करने वाली चीज है। बट अगर हम देखें ना, अभी तो हम बिल्कुल ये बेसिक कर रहे हैं, मैट्रिक्स ही फोकस कर रहे हैं। अगर मैं इसी को उठा के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाली साइड पे लेके चला जाऊंगा, तो वो देखने का नजरिया अलग है। अभी देखने का नजरिया अलग है। क्यों? क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ऐसे मैट्रिक्स कौन से होते हैं सर? ऐसे होते हैं, देखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो आप, मैं कहा ठीक है। आप जीरो मैट्रिक्स ले लो, मैं कहा ठीक है। आप ये मैट्रिक्स ले लो, मैं कहा ठीक है। और आप ये वाला ले लो, मैं कहा ठीक है। आप 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 2/3 -1/3 -1/3 -1/3 2/3 ऐसे ले लो। ये सारे कैसे मैट्रिक्स हैं? आइबोडेंट मैट्रिक्स हैं सारे के सारे। बट हमें इस पे हमारा ऑप्शनल पेपर एग्जाम्पल के बेस पे नहीं चलता, वो थ्योरम बेस पे चलता है। वो कौन सा क्वेश्चन बनाएगा, आपने लिखना है। ठीक है। जैसे उसने कहा कि ए आइबोडेंट है, तो हमें पता लग गया कि आइबोडेंट का मतलब होता है ए स्क्वायर को इक्वल टू ए का हो जाना। कैसे मैट्रिक्स दिखते हैं? कुछ ऐसे मैट्रिक्स दिखते हैं, ऐसे होंगे मैट्रिक्स हमारे उसमें। ठीक है। मैं आपको जनरलाइज मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ। ठीक है। जब भी हमारे पास ये होता है 1/n 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 1/n, सो 1/n, ये क्या है? n क्रॉस n का मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप 2 क्रॉस 2 का लोगे तो 1/2 1/2 1/2 1/2 आएगा। अगर आप 3 क्रॉस 3 का लोगे, 1/3 1/3 1/3 1/3 ऐसे आएंगे। और एक मैट्रिक्स ये भी जो होते हैं ना बच्चे, ये वाले मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या हैं? ये वाले मैट्रिक्स भी आइबोडेंट मैट्रिक्स होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से रखें, देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है। ये वाले भी आइबोडेंट ही होते हैं। जनरलाइज कर दिए मैंने। ठीक है। अब मैं जनरलाइज कर चुका हूं सभी को। अब मेनली है कि बच्चे बार बार आती है थ्योरम की बात। अब इसमें क्वेश्चन जो आएगा तो मैं लिखूं कैसे? तो क्वेश्चन बनते कैसे हैं? 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सम बता दो, सम होगी इफ ए एंड बी आर आइपोटेंट, देन बट अबाउट इट सम। सम होगी कि नहीं होगी, प्रोडक्ट होगी कि नहीं होगी, अगर मैं इससे कुछ मल्टीप्लाई करता हूं वो होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 क्वेश्चन ही हमेशा बार बार बनते हैं। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो देखते हैं एक क्वेश्चन को समझते हैं कि इसको कैसे लिखना है हमने। ठीक है। पर बाकी आपका काम आपको बता दिया है मैंने कल के लिए। क्या काम है आपका? आपका काम है कल +2 क्लास वाला मैट्रिसेस को पढ़ के आना, जिसके बीच में हमने इनवर्स को देखना है, रैंक को देखना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखना है। इन सभी सिनेरियो को आप देख के आओगे, जिससे आपका इंटरेस्ट इस क्लास में और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन होम घर के लिए देता हूँ वो घर से करने भी हैं। थ्योरम पहली, इसके बेस पे क्या थ्योरम बन सकती है? पहली थ्योरम ये बनेगी। अच्छा ठीक है, कल आपने देख के लाना है। सबसे पहले आपने पढ़ने हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट पढ़ने हैं। ठीक है। ओके। डिटर्मिनेंट के बाद आप पढ़ोगे इनवर्स के बारे में, इनवर्स और एडजॉइंट के बारे में। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो रो और रैंक के बारे में।
रैंक के बारे में पढ़ो, रो छोड़ो, रैंक के बारे में पढ़ोगे। और सिस्टम ऑफ छोड़ दो, सिस्टम छोड़ दो, सिस्टम मैं करवा दूंगा। आप ये पढ़ के लाओ घर से, बस इतना, इतना काम करके लाओ। बस आपको, बस मैं जो आपसे पूछूं, आपकी फिंगर टिप्स पे हो, नहीं सर ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। हाँ। और जो मैंने दो तीन क्वेश्चंस आपको पीछे दिए हुए हैं, वो भी आप लोग अच्छे से देख के आना। जैसे मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं पीछे, ऐसे वाला क्वेश्चन है, ये भी आप घर से देख के आना। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से, क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है। थ्योरम क्या बन सकती है यहाँ से। थ्योरम बनाने वाला क्या बनाएगा। थ्योरम बनाने वाला कहता है कि सम, सम ऑफ, सॉरी, इफ ए एंड बी आर idempotent matrices, then A plus B is idempotent matrices or not। ठीक है, इफ यस गिव मी द कंडीशन। ठीक है। सो सिंपली बात है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन वहां परफॉर्म किया था, यहाँ पे वैसे ही परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल लेके चला, प्रूफ, प्रूफ के तौर पे, कि अगर ए और बी आइपोटेंट है, पहले क्या लिखो, गिवन लिखोगे, है ना। क्या लिखते हैं सबसे पहले, हम गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें ए बी आइपोटेंट दे रखा है और बी भी आइपोटेंट दे रखा है। तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइपोटेंट, क्या बोलता है वो, ए स्केयर इज इक्वल टू ए होगा और बी स्केयर इज इक्वल टू बी होगा। ये हमने पढ़ा हुआ है ना। वी हैव टू शो दैट ए प्लस बी इज अगेन आइपोटेंट, विच मीन्स दैट हम क्या शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं कि ए प्लस बी का स्केयर जो हो वो ए प्लस बी के ही इक्वल आए। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा सम भी जो होगा वो आइपोटेंट बन जाएगा। हम इसको ओपन कर लेते हैं। अगर मैंने इसको ओपन कर लिया तो ए स्केयर, ये ए स्केयर होगा, ये बी स्केयर होगा। इसको टू ए बी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ए बी बी ए के इक्वल हमेशा नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ए बी, हाँ जी, यहाँ पे बी ए आएगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे कि आपको पता ही है कि ए एंड बी आइपोटेंट मैट्रिसेस हैं। ए स्केयर इज इक्वल टू ए होगा, बी स्केयर इज इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए आ जाएगा, ये बी बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी ए, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पे अगर इसको हम इधर साइड पे ले आए तो ए बी कट जाएगा बी के साथ, तो बचा क्या, ए प्लस बी। ए जब जीरो होगा तब जाके हमारे जो मैट्रिसेस होंगे वो आइपोटेंट बनेगा, हमेशा नहीं होगा, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज का केस है ये, नॉट ऑलवेज। कब होंगे, ये तब होंगे जब ए बी प्लस बी ए जीरो बन जाए तब, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है। सो आपका काम जो है मैंने आपको समझा दिया है। कल एक और मजेदार क्लास लेते हैं जिसके बीच में हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में वंस मोर लास्ट एक और क्वेश्चन करना है। ये कह रहे हो आप कि यही क्वेश्चन को रिपीट करना है। रिपीट, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ए और बी आइपोटेंट ऑलरेडी दे रखे थे मुझे, ए भी आइपोटेंट था और बी भी मेरे पास जब से यहाँ पे आइपोटेंट दे रखा था। ठीक है। मुझसे पूछा गया कि क्या ए प्लस बी आइपोटेंट होगा कि नहीं होगा, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसने बोला कि ए आइपोटेंट है, तो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइपोटेंट, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के, ऑब्वियसली। बी इज आइपोटेंट, मतलब बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी के। ओके। हम शो क्या करना चाहते हैं, ए प्लस बी इज आइपोटेंट और नॉट। इफ ए प्लस बी इज आइपोटेंट, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी के। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करा तो कैसे होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी ए, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। और मुझे पता है कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के। तो मैंने वहां पे रख दिए, वो कट गए, बचा क्या, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो हमेशा ट्रू नहीं होगा, ट्रू होगा तो ए बी प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। तो आप कल पढ़ के आइए, कल हम बहुत मजेदार सेशन लेने वाले हैं। और अगर आप कल पढ़ के आओगे ना, तो कल हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो हमारे टॉपिक का पार्ट है। अभी तो जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल बेसिक्स है जो हमें आगे जाके काम आएंगे। बट एक बार आप घर से पढ़ के आओ तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा।
तो हाँ जी बच्चे बोलो नमीनू। मैं आपको ये फाइल भेज दूंगा अभी, है ना, आपको मिल जाएगी फाइल सारी की सारी। सर गैपिंग हो गया है 1 साल, थोड़ा भूल गए हैं इसलिए कोई बात नहीं बच्चे, तो गैप होना इट्स इट्स ओके। बट अगर आप, सर कोर्स का अप्रोच कैसे रहेगा? देखो बच्चे, मेरा जो अप्रोच है कोर्स का भी वही अप्रोच रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी टॉपिक होगा सबसे पहले मैं आपको ना उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी उसके एंड होंगे वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बच्चे ये चीजें पॉसिबल हैं इसमें। जब आपको उसकी डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी, जब आप उसकी डेफिनेशन को रिलेट करना शुरू हो जाएंगे, फिर हम उनकी थ्योरम पे जाएंगे जहां से क्वेश्चन मेंस के बनते हैं। जब हम उसकी थ्योरम्स पे जाएंगे ना, तब जाके मैं आपसे लिखवाऊंगा कि आप खुद लिख के बताओ कि आपका आंसर क्या बना। बिकॉज जब तक आप थ्योरम्स को याद कर रहे हो, थ्योरम्स आपको कभी भी नहीं आ सकती। थ्योरम्स को करने से पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ना, जब आप अभी तो हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन, मैं ड्यूरेशन लेके चल रहा हूं कि अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा हुआ सब में, तो मैं 2 से ढाई मंथ में सिलेबस खत्म कर दूंगा। बट अगर इन केस आप लोगों का बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये एक्सटेंड भी हो सकता है 3 महीने में, तो उसमें वो नहीं है। हाँ, अगर इन केस ऐसा होता है कि आपका पेपर पहले आ जाता है, तो उसके लिए मैं 2-2 घंटे क्लासेस लेके भी जल्दी वाइंड अप कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर सिलेबस वाइंड अप करना होगा तो मैं कर दूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार, इस बार एक ही बार, एक बार ऐसा सीखो कि आपको फिर से मैथ्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। डेली क्लास होगी, 8:30 क्लास होगी, 8:30 9:30 क्लास होगी डेली बेसिस पे। ठीक है, और आप जितने, जो डाउट आपके मन में आता है, जो भी डाउट, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे कैसे करना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। तब तक बच्चे अपना ध्यान जरूर रखें, अच्छे से पढ़ें और चीजों को अच्छे से रिलेट जरूर करें। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी गुड नाइट, एंड टेक केयर सेल्फ, बाय बाय। हेलो।